इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बाय विष्णु चैनल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। अगस्त 2018 का जो पेपर है 23 अगस्त 2018 का पहली शिफ्ट का पेपर है, इससे शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर खाली जगह होता है। तो इसमें ये कुछ दे रखे हैं पदार्थ, पॉलीप्रोपाइलीन, सेरामिक, पॉलीस्टाइरीन, हवा, टेफलॉन। तो ये इन दोनों में ये जो दोनों पदार्थ हैं ये प्लास्टिक फिल्म प्रकार के पदार्थ हैं, मतलब उसमें प्रयोग होते हैं। ये अभी टैब में राइटिंग थोड़ी धीरे धीरे बैठ जाएगी साफ। तो ये है प्लास्टिक फिल्म प्रकार का जो कैपेसिटर होता है उसमें ये प्रयोग होते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइरीन। आमतौर पर जो वेरिएबल कैपेसिटर में प्रयोग होता है उसका हवा का होता है, और सेरामिक भी एक प्रकार है, टेफलॉन भी एक प्रकार है। और इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइरीन ये दोनों प्लास्टिक फिल्म में उपयोग होते हैं, मतलब ये स्वयं प्रकार नहीं है, ये प्लास्टिक फिल्म में उपयोग होते हैं। ये हमको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 250 वोल्ट मूल्यांकित 500 वाट 200 वाट के दो बल्ब हैं, बल्बों का प्रतिरोध अनुपात क्या होगा? तो इधर 5:2, 2:5, 3:2, 2:3 और 3:5 ये इसमें दे रखा है। तो इनका वो निकाल लेते हैं, प्रतिरोध निकाल लेते हैं। सूत्र होता है R बराबर V स्क्वायर बटे T, सूत्र होता है। तो वोल्टता दोनों की समान दे रखी है इसने, 250 और 250। तो ये हो जाएगा 250 का स्क्वायर और ये है 500 वाट का। और दूसरा है इसमें 250 का स्क्वायर और ये हो गया 200 वाट। इसको निकालते 625 डबल 0 500 अनुपात 625 डबल 0 200। तो ये इनको यहाँ पर हल करके देखते हैं तो ये आता है 125 अनुपात 312.5, 312.5 ये आ गया। तो इसको जब हल करके देखते हैं तो ये आएगा 1:2.5। तो अगर इनका डबल कर देते हैं, इनको 2 को गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2:5। इसका आ जाएगा ये 2:5। कौन से में है? बी ऑप्शन। 5:2 भी दे रखा है लेकिन क्रम वाइज, क्रम के हिसाब से पहले ये 500 है उसके बाद में 200 है, तो ये 5:2 ना होकर के 2:5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी कंडक्टर में खाली जगह की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये सूत्र होता है ऊष्मा का आपका H बराबर I स्क्वायर RT। इसमें R है, तो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है कंडक्टर चालक में वो R की वजह से इसमें है। धारा भी नहीं दे रखी इसमें, समय भी नहीं है। तो इम्पिडेंस आप जानते हैं, प्रतिबाधा होती है, जो ये AC है उसमें प्रतिबाधा इम्पिडेंस, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध। रेजिस्टेंस में आंसर हो जाएगा ये रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जो होता है प्रतिघात X, ये X है, ये Z है, और ये कैपेसिटेंस C, और ये इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो आपका होता है ये है L, प्रेरकत्व। इसको हो गया प्रेरकत्व, इसकी इकाई हेनरी होती है। तो इसमें R आ जाएगा, R प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। D इसमें सही है। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करती है? इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करती है? देखो इधर ये दे रखा है, रजिस्टर R है, इंडक्टर ये आपका वही चौक L, एक कैपेसिटर C, ट्रांजिस्टर ये हो गया, और रेक्टिफायर।
कोई पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, डायोड। इसमें ऊर्जा संग्रहित जो होती है वो इंडक्टर में होती है, इसका हमको ध्यान रखना। रजिस्टर ये विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। कैपेसिटर आवेश को धारण करता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में उपयोग होता है। रेक्टिफायर एसी से डीसी को करता है, एसी टू डीसी। और इंडक्टर जो होता है इसके अंदर ही ऊर्जा रहती है, वो विद्युत के रूप में धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरक ऊर्जा का भंडारण करता है। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ये जो है प्रेरक है, ऊर्जा भंडारित करता है। तो इसका वैसे सूत्र ऊर्जा भंडारण का ये होता है W बराबर एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर, सॉरी, W बराबर ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा 1/2 एल आई स्क्वायर जो होता है बराबर जूल में। इसका ये ध्यान रखें, चुंबक के रूप में ही ये ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ये ऊर्जा का भंडारित करके रखता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज वायर का मूल्यांकन खाली जगह के संदर्भ में किया जाता है। फ्यूज वायर जो होता है, अब देखो ये एम्पियर घंटा ये होती है, ये बैटरी के उसमें होता है बैटरी, और एम्पियर वोल्ट ये आभासी शक्ति होती है, और KWH हो गई वास्तविक शक्ति, KWH ये भी आभासी शक्ति, और एम्पियर। तो मूल्यांकन जो होता है इसका एम्पियर का, रेटेड मूल्यांकन मतलब है रेटेड जो होता है वो एम्पियर में होता है। बचा कौन सा, एम्पियर बचा। लेकिन अभी हम बात करें विदारक क्षमता की, विदारक क्षमता, रैप्चरिंग कैपेसिटी। तो रैप्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये होती है किलो एम्पियर में, किलो एम्पियर में होती है इसकी रेटिंग, रैप्चरिंग कैपेसिटी की। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है LRC और दूसरा होता है आपका HRC। ये होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी और ये होता है लो रैप्चरिंग कैपेसिटी। इसकी जो रेटिंग होती है वो 50 किलो एम्पियर तक होती है। ये सारी चीज़ें आपको निम्मी की बुक्स में मिल जाएंगी। और ये होती है 80 किलो एम्पियर तक, इसकी जो रेटिंग होती है वो 80 किलो एम्पियर तक होती है, और इसकी होती है 50 किलो एम्पियर तक। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी वाले का 80 किलो एम्पियर, और LRC जो होता है लघु विदारक क्षमता, ये होती है 50 किलो एम्पियर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आ गया एम्पियर। ये तो निर्धारण जो होता है वो एम्पियर में होता है, और विदारक क्षमता जो होती है वो किलो एम्पियर में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी सर्किट में 33 ओम, किसी सर्किट में 33 ओम का रजिस्टर 2 एम्पियर का करंट ले जाता है, पूरे रजिस्टर में वोल्टेज क्या होगा। तो ये सिंपल है, तो V बराबर I इंटू R से कर देंगे, 2 33 बराबर 66 वोल्टेज जाएगा। इसमें कौन सा C आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी परिपथ के लिए सही है। इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। दोनों के लिए कौन सा सही है, देखो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिमेंट में अलग अलग करंट होते हैं, अलग अलग करंट तो नहीं होते, इसको हल करके देखते हैं। ये आपका हो गया श्रेणी सर्किट, इस तरह से एक, और ये हो गया समांतर सर्किट। ये समांतर हो गया और ये श्रेणी हो गया। तो एलिमेंट में अलग अलग, ये जो घटक हैं इनके, इनमें अलग अलग करंट होते हैं दोनों में, दोनों के लिए सही है, दोनों के लिए। तो इसमें तो अलग, इसमें तो एक समान हो गया, इसमें यहाँ से 2 एम्पियर जाएगी तो यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगी, और यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगी। इधर यहाँ बात करें, हो सकता है इसमें 10 एम्पियर जा रहा हो, इसमें 2 एम्पियर जा रहा हो, तो इनके मान के बराबर, क्योंकि वोल्टता इसमें समान है, तो इनके प्रतिरोध यहाँ हो सकता है 5 एम्पियर जा रहा हो, तो इसमें सब अलग अलग है। तो एलिमेंट में अलग अलग करंट नहीं, एक में समान होते एक में अलग। करंट संयोजक होता है, दोनों में संयोजक नहीं होता। इसमें तो होता है IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें तो IT बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3 हो जाएगा।
वोल्टेज संयोजक होते हैं, वोल्टेज भी नहीं होते। इसमें वोल्टेज जुड़ता है श्रेणी सर्किट में, बी टी बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। और इसमें होता है बी टी बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब कह रहा है पावर संयोजक, इसको देखते हैं। पावर संयोजक होती है तो इसको सूत्र है, पहले श्रेणी का देख लेते हैं। बी टी बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सूत्र होता है। तो अभी हम जानते हैं B बराबर होता है P बटे I। आपने पावर सर्किट से देखा होगा P V I, इससे आप देखेंगे तो B बराबर होता है P बटे I। तो यहाँ रख देंगे पी टी बटे आई टी बराबर P1 बटे I1 प्लस P2 बटे I2 प्लस P3 बटे I3। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें होता है श्रेणी जो सर्किट होता है उसमें होता है आई टी बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3, ये होता है। अब वो इसमें देखते हैं पी टी, इनका अगर सभी का मान समान है तो इसमें आई टी I1 I2 I3 लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ लिख देंगे I बराबर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, सभी समान है तो 1/I इसमें कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अभी इस I से I खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये इसमें तो आपका जुड़ रहा है, ये जो है श्रेणी सर्किट में, ये में इसमें क्या है PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 हो रहा है, तो ये इसमें संयोजक है, पावर संयोजक है। लेकिन समांतर में भी देख लेते हैं इधर, तो ये सूत्र है आपका, इसमें होता है आई टी बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ I बराबर क्या होता है P बटे V, तो ये PT आ जाएगा, ये BT आ जाएगा, और ये हो जाएगा P1 और V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3। तो इसमें क्या होता है समांतर क्रम में BT बराबर B1 बराबर B2 बराबर B3 होता है। तो ये इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर हम लिख देंगे नीचे, इधर कर लेते हैं P बटे B बराबर P1, या PT आएगा, और ये हो जाएगा V प्लस P2 V प्लस P3 V। तो अभी इसको कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इसमें एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, V अभी ले लेते हैं, ये 1/V कॉमन आ गया, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये आ जाएगा। ये इससे ये कट गया तो ये आ जाएगा PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। इसमें भी पावर संयोजक होती है, दोनों में ही पावर संयोजक। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि इसमें निर्धारित वोल्टता ही इस पर पहुंचनी चाहिए। अगर आपका 200 वोल्टेज के, अगर ये 100 वाट का है, ये 200 वाट का कोई लैंप है, 300 वाट का, लेकिन निर्धारण अगर इसका यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज 100 है तो इन सभी का 100 निर्धारण होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना, मतलब उसकी रेटेड वोल्टता ही इस पर पहुंचनी चाहिए, तभी ये दोनों जगह दोनों सूत्र उपयोग होंगे। तो अभी ये हो गया आपका कंफर्म, पावर संयोजक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर 0.2 ओम प्रतिरोधक के एक वायर कंडक्टर की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध खाली होगा। सूत्र है हमारा इसके लिए R समानुपाती रो एल वाई ए, मतलब R बराबर L, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रतिरोध। ये कह रहा है लंबाई 2 गुनी कर दी, तो लंबाई 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना कर देंगे। 0.2 × 2 बराबर 0.4 ओम इसका आ जाएगा। अब इसमें कई चीज और भी हैं। वो कहता है कि यदि वायर को खींच करके, जैसे ये कोई वायर है और इसको खींच करके 2 गुना कर दें यहाँ से, जैसे हम खींच के 2 गुना करेंगे तो इसका जो व्यास है वो क्या हो, सॉरी एरिया है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एरिया आधा हो जाएगा, और एरिया आधा होते ही इसका जो है मतलब
आर समानुपाती 1/a, तो ये आधा हो जाएगा एरिया, तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, तो 0.2 इंटू 2 ये हो जाता। अब वो कह रहा है लंबाई भी 2 गुनी कर दी खींच करके, अब इसकी लंबाई भी 2 गुनी हो गई, तो ये इसमें हो जाता आपका 0.4 इंटू फिर 2 का और हो जाता है, तो ये 0.8 आंसर हो जाता है इसमें। अगर खींच करके लंबाई को 2 गुना कर देते तो इसका उत्तर हो जाता 0.8। और एक चीज और देखते हैं, यदि इसके व्यास को 2 गुना कर दें, लंबाई की जगह अगर व्यास को 2 गुना कर दें तो क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है R बराबर 1/a। तो इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो a बराबर होता है पाई d/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a बराबर d स्क्वायर पाई d²/4। इनको यहाँ से करते हैं, r बराबर 1/पाई d², 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इनको यहाँ 4 कर देंगे, तो इसमें इनको ये कांस्टेंट है, इनको हटा देंगे, r बराबर हो जाएगा 1/d²। मतलब ये इसका जो प्रतिरोध है व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। अगर लंबाई की जगह वो पूछता कि व्यास को 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा, तो प्रतिरोध आपका 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसका आंसर क्या था, ये आंसर इसका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ हर जगह को रेशम के कपड़े से स्थानांतरित रेशम के कपड़े में स्थानांतरित करेगी। तो ये तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स को करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित करती है। लेकिन अभी ये परमाणु की बात करें हम, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तो आपको पता ही है होते हैं। लेकिन अभी हम बात करके देखते हैं कि पॉजिट्रॉन क्या है। तो पॉजिट्रॉन जो होता है, इसमें पॉजिट्रॉन की बात करें तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मिलता जुलता ही होता है। और इलेक्ट्रॉन्स के जैसे इलेक्ट्रॉन्स पर आता है E- और इस पर आता है E+, और परमाणु का ही ये भाग होता है। लेकिन ये इसका अपोजिट होता है, क्योंकि इस पर ये इलेक्ट्रॉन्स पर आता है माइनस और इस पर आता है जो पॉजिट्रॉन होता है इस पर आता है प्लस। तो ये परमाणु बम बनाने के लिए इसका उपयोग ज्यादातर, मतलब इसमें ये अहम भूमिका रहती है परमाणु बम बनाने में। तो ये पॉजिट्रॉन होता है। परमाणु के अंदर जो पाए जाने वाले कुछ अन्य कण भी होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रोनो एक नाम का एक है, एंटी न्यूट्रोनो होता है, मेसोन होता है, ये भी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। आप लोग अभी तक ये पढ़े होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तो होते ही हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कांच की छड़ खाली जगह को रेशम के कपड़े पर हस्तांतरित करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित करती है। लेकिन पॉजिट्रॉन भी परमाणु का ही एक भाग होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल अपोजिट होता है, इसका मास व चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है। और लेकिन ये अपोजिट विपरीत नेचर का होता है, इसमें प्लस आता है और उसमें माइनस है। इलेक्ट्रॉन्स में आता है माइनस, और ये जो पॉजिट्रॉन होता है इसमें E+ आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैंने कराई दिया था, लेकिन एक बार फिर इसको हम देख लेते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है, देख लेते हैं इसको। इसमें क्या है कि इसका जो रजिस्टिविटी एक बार देख लो, एल्यूमिनियम और ये कॉपर, इधर देख लेते हैं। ये कह रहा है एक ही विद्युतीय प्रतिरोध, इस क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो ही बनाई है, ये उसमें मैंने अच्छी तरह से, ये इसका आंसर बी मेरे हिसाब से नहीं है, और कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं। एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन, ये वजन की बात कर रहा है, ये वजन की बात कर रहा है, मतलब भार,
भार की हम बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो है, एल्यूमिनियम का एक बार हम वो देख लेते हैं, रजिस्टिविटी देख लेते हैं। इसकी होती है 2.65 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। और इसकी होती है आपके कॉपर की होती है 1.68 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर। तो अभी एक सूत्र होता है हमारा, बात करें तो है सूत्र R बराबर रो एल बाई ए। तो ये कह रहा है कि एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन क्या होगा। देखो प्रतिरोध एक ही है और अनुप्रस्थ काट एक ही है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। प्रतिरोध भी एक है और अनुप्रस्थ काट भी एक है, तो इधर कर देंगे रो सी और ये हो जाएगा आपका एल सी। मतलब ये कॉपर का प्रतिरोधकता और कॉपर की लंबाई, ये इन चार चीजों में से दो उनको उन्होंने फिक्स कर दी। सॉरी एल्यूमिनियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता और एल्यूमिनियम की लंबाई। इधर हम बात करें तो इसने कॉपर का, यहाँ ये रो लगा देते हैं, ये कॉपर का हो जाएगा और ये एल्यूमिनियम का, सॉरी लंबाई हो जाएगी कॉपर की। सूत्र है हमारा रो एल बाई ए से। तो अब इसमें देखते हैं हल करके। इसका एल्यूमिनियम का 2.65 इंटू 10⁻⁻8 एल ए आ गया बराबर। तो इसमें कर देते हैं 1.68 बराबर इंटू कर देते हैं 10⁻⁸ एल सी कॉपर। जो कॉपर की लंबाई है वो हमको निकालनी है, कितनी हो जाएगी उससे पता चल जाएगा। तो एल सी बराबर आ जाएगा 2.65 इंटू 10⁻⁸8 एल ए बटे 1.68 इंटू 10⁻⁸8। ये इससे कट गया और इसका जब हम करके देखते हैं तो ये आता है 1.58। इसका आएगा, सॉरी ये ज्यादा कट गया, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एल सी बराबर 2.65 इंटू 10⁻⁸8 एल ए बटे 1.68 इंटू 10⁻⁸8 ये आ जाएगा। इसका नीचे चला जाएगा, भाग लग जाएगा, तो इसको इससे काट दिया, ये आ जाएगा 1.58 एल ए। मतलब जो एल्यूमिनियम का चालक है उससे 1.5 गुना से भी अधिक ये कॉपर का कंडक्टर होगा। देखते हैं इसको, इतना अगर कॉपर का कंडक्टर है, ये हमारा कॉपर का, सॉरी ये एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, तो इतना ये जो कंडक्टर होगा 1.58 और ये हो जाएगा 1 मीटर, इतनी लंबाई इसकी हो जाएगी। और अगर इसको देखते हैं, ये इधर एक कॉपर का वायर है और ये इधर ये एल्यूमिनियम का है, तो इन दोनों की अगर एरिया ए और एल दोनों समान है, ए और एल दोनों समान है, तो ये आयतन अगर इनका समान है तो ये 30 ग्राम इसका वजन होगा और इसका वजन, सॉरी इसका ये अगर ऊपर वाला एल्यूमिनियम का है और नीचे वाला कॉपर का है, तो इसका जो वजन होगा, ये कॉपर का है और इसका ये ऊपर वाला एल्यूमिनियम का है, तो इसका वजन होगा लगभग 100 ग्राम। इसका वजन तो 100 ग्राम होगा कॉपर वाले का, और एल्यूमिनियम का वजन होगा 30 ग्राम। ध्यान रखेंगे ये बात। अगर इन दोनों का वजन करें हम सेम आयतन वाले चालक का, तो ये 100 ग्राम का होगा कॉपर वाला और एल्यूमिनियम वाला होगा वो 30 ग्राम का होगा। तो ये 30% ही होता है पहले से ही 30% होता है इसका। और यदि अगर इसकी लंबाई हम 1.58 और बढ़ा दें, तो अभी ये देखते हैं 30/158 ग्राम।
तो अभी ये जो आ रहा है इसमें 30/158। अब इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो ये लगभग 20% के आसपास आपका आएगा। ये जो यहाँ पर आ जाएगा ये 20% के आसपास आएगा। तो इसमें जो आंसर दे रखा है ये 50% वाला मेरे हिसाब से तो सही है नहीं, ये 20% के हिसाब से आएगा। अगर हम प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट को दोनों को सेम कर दें, अनुप्रस्थ काट ये कह रहा है ए के बारे में कह रहा है और ये आर के बारे में कह रहा है, अगर दोनों को हम समान करेंगे तो इसकी लंबाई स्वाभाविक है, एक आपका एल्यूमिनियम का वायर है और ये कॉपर का। नीचे वाला अगर जैसे मान लो ये यहाँ तक है, ये एल्यूमिनियम का है और ये कॉपर का है, यदि जो दोनों सेम है तो इसका आर और इसका आर दोनों मतलब कॉपर का आर कम होगा और एल्यूमिनियम का अधिक होगा, तो इसके बराबर इसका प्रतिरोध करने के लिए, जब सेम एरिया सेम है तो इसका बराबर करने के लिए इसकी लंबाई को बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रतिरोध सेम होगा। और लंबाई बढ़ेगी तो इसका भार बढ़ जाएगा और भार बढ़ जाएगा तो प्रतिशत अनुपात है, एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन है वो इसकी तुलना में बहुत कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगभग 20% इसका आंसर आएगा। बाकी आप एक बार और देख लेना, और मेरा कन्फर्म है ये इतना ही आना चाहिए मेरे। ये कह रहा है कि एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बैंड ये आपका कलर कोड सारणी इसमें उपयोग होगी। तो 4 बैंड तक तो इसमें आपकी जो उपयोग होती है वो हो जाती है। 2 डिजिट जो पहले वाले होते हैं उसमें ये देखते हैं इसको। इसमें पहला डिजिट होता है, दूसरा होता है, तीसरा भी होता है और चौथा होता है मल्टीप्लायर। और इसमें पांचवा जो होता है इसको इधर से कर लेते हैं। ये जो सारणी है आपकी, फर्स्ट डिजिट, दूसरा, तीसरा और इधर हो जाएगा मल्टीप्लायर, और चौथा हो जाता है इसमें टॉलरेंस, और पांचवा हो जाता है टीसी, ओ सॉरी, पांच। और जो 6 वाली सारणी होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ पूरा। ये होता है आपका टीसीआर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। इस तरह से आपकी ये सारणी बनती है। यहाँ से ये वाली सारणी आप, ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 0 0। तो ये आपके होता है प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, और ये होता है आपका मल्टीप्लायर, और ये आपकी सहन सीमा हो गई, 10⁻⁴ 0 से चालू होती है। और ये होता है टीसीआर जो 6 बैंड के लिए होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। तो इसमें ये होता है शुरू से ब्लैक से चालू होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे। तो अभी इसमें दे रखा है आपका नारंगी वाला, तो बीबी रॉय वाली जो सारणी उससे याद कर लेंगे, BBRO, मतलब 4 नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर 1 2 3। तो यहाँ ब्लैक, ब्राउन और रेड और ऑरेंज, ऑरेंज पर आ रहेगा 3, यहाँ पर एक लिख लेंगे, पहला 3। दूसरा कह रहा है ये इधर फिर भी नारंगी है तो दूसरा भी आ जाएगा 3। अब आ जाएगा काला, तो काला के लिए 1 है फर्स्ट वाला, तो ये आ जाएगा 0। और फिर क्या है बैंगनी, सॉरी भूरा, तो 3 डिजिट आ जाएंगे, तो मल्टीप्लायर हो गया आपका भूरा, सेकंड नंबर का ये 10। इसमें कर देंगे 10 का इंटू, तो ये हो जाएगा 3300। तो अब कह रहा है बैंगनी, तो इसमें पीसीआर नहीं होता 5 वाले में, ये पीपीएम पर केल्विन में आता है। तो ये टीसीआर नहीं होता, 5 ही बैंड वाली सारणी होती है ये, तो इसमें क्या है टीसीआर नहीं होएगा। अब इसका क्या है टॉलरेंस, तो बैंगनी पर जो टॉलरेंस होता है वो होता है आपका ±1%। तो इसका टॉलरेंस तो इसमें पूछ ही नहीं रहा, तो इसको देखते हैं, ±0.1% है, सॉरी।
जो होता है उसमें, तो इसमें टॉलरेंस तो पूछ ही नहीं रहा। इधर इसमें 1 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा बराबर 3.3 किलो ओम। ये इसका आंसर है। तो कौन सा इसमें सही है? ए वाला, ये आ जाएगा। इसके लिए जो बीबी ब्रो है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन एंड सिल्वर वाला वो सारणी उसमें सूत्र लगता है, तो उस हिसाब से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया चित्र इनमें से कौन से संघट्ट का एक मानक संकेत है? नीचे दिए गया चित्र इनमें से कौन से संघट्ट का एक मानक चित्र है, मानक संकेत है? तो ये लाइट वाला है, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है इसका। इसको और कई तरह से भी बनाया जाता है। एक तो इसको इस तरह से ही बनाया जाता है, ये हो गया। इस तरह से भी इसको बना दिया जाता है। एक गोले के अंदर आ जाता है, ये इस तरह से भी इसको बनाया जाता है। यहाँ पर इसको ये रहा। और अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी इसको बनाया जाता है कई तरह से। ये रहा दूसरा सिंबल इसका, ये है। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और दूसरा क्या कह रहा है इसमें? प्री सेट रजिस्टर। तो प्री सेट रजिस्टर है, उसका सिंबल इस तरह से होता है आपका, ये प्री सेट रजिस्टर का सिंबल हो गया। और तीसरा हो गया प्री सेट रजिस्टर्स। इसके बाद में क्या कह रहा है? PTC। PTC NTC थर्मिस्टर आपके होते हैं इस तरह से, ये हो गया। ये यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा और 10। NTC, NTC में माइनस आ जाएगा। ये देखिए, माइनस वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले को ऐसे भी आ जाता है और यूं करके माइनस लग जाता है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस तरह से भी हो जाता है। अगला है इसमें वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, BDR। BDR जो होता है इसका देख लेते हैं, ये इस तरह से होता है शायद, ये इस तरह से होता है, इसको ऐसे बना देते हैं। ये BDR है। और एक होता है आपका पोटेंशियोमीटर, को भी देख लो। पोटेंशियोमीटर इस तरह से होता है। एक दो सिंबल और बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है पोटेंशियोमीटर, वो इस तरह से होता है, जो हम मापी जिसे बोलते हैं। एक रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट में इस तरह से होता है शायद, ये वाला रियोस्टेट का होता है। और एक होता है प्रीसेट, ये तो है प्रीसेट रजिस्टर। एक होता है प्रीसेट पोटेंशियोमीटर का सिंबल, ये होता है प्रीसेट पोटेंशियोमीटर। पढ़ना ही तो है, इनको भी पढ़ लो। और एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर, एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर होता है, उसका इस तरह से होता है। ये सारे सिंबल हैं, इनको देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें आंसर हो गया ये, इसका LDR है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का खलजे कहा जाता है। बंद सर्किट है कोई, उसमें टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। ये इसका कहना चाह रहा है कि कोई रेजिस्टेंस है और इसके साथ ये यहाँ पर जोड़ दिया स्विच, ये जोड़ दिया आपकी
ये बंद कर दिया, इस टाइम पे ओपन में तो ये देगा वोल्टेज ईएमएफ, ठीक है। और जैसे इसको क्लोज करेंगे तो इसी टर्मिनल के वोल्टेजों पर ये देगा टर्मिनल वोल्टेज, वोल्ट था, इसका ध्यान रखना है। मतलब ओपन जब सर्किट है तो ईएमएफ, और जैसे ये क्लोज हो जाता है तो वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है। एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर जो रेडियो और टीवी में लगा होता है वो है, और रियोस्टेट जो बार बाउंड आता है मोटा वाला बड़ा वाला वो आता है, उसकी तुलना की गई है इसमें। ये कह रहा है कम वाटेज, तो ये जो है पोटेंशियोमीटर होता है वो बिल्कुल कम वाटेज का होता है, और बड़ी संख्या में मोड होते हैं इसके अंदर, बड़ी संख्या में मोड होते हैं, और बड़ी संख्या में टेपिंग की सुविधा होती है, इसमें बड़ी संख्या में टेपिंग की सुविधा होती है। लेकिन ये जो रियोस्टेट है उसकी वाटेज है वो रेटिंग है वो उच्च होती है, क्योंकि वो वायर बाउंड होता है, नाइक्रोम का बना होता है, शायद वो रियोस्टेट है, वायर उसका वायर है जो नाइक्रोम का बना होता है, और उसकी वाटेज है वो उच्च होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग खाली जगह होगा। तो जो केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ, इसके बारे में आपको पता है, वो किसी बिंदु से आने वाली तथा बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जैसे कोई ये परिपथ है, परिपथ को देख लेते हैं मिनट में, ये यहाँ से कोई सप्लाई जा रही है और इधर से कोई आगे सर्किट लगा हुआ है, इस तरह से। तो देखिए इसको, यहाँ पर कोई धारा मान लीजिए 2 एम्पियर है, यहाँ पर 3 एम्पियर है, यहाँ पर 5 एम्पियर है, इधर धारा मान लेते हैं यहाँ 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी 5 एम्पियर होगी। तो इसमें ये है कि I1, I2, I3, I4 और I5, ये कहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 बराबर प्लस I5, मतलब इनका I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, सिग्मा I बराबर 0, इनका बीजगणितीय जो योग है वो शून्य होगा। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट जो लॉ है इसमें ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में 2 रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है। 2 रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है इसमें। अच्छा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये तो नीचे आ गया। 16वां क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर जो किया जाने वाला कार्य है। तो ये कह रहा है एक इकाई चार्ज को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित, तो काम तो ये वोल्टेज का है, इकाई चार्ज। और वैसे अगर देखें तो ये सिंगल चालक है, इसमें जब ये कोई सप्लाई नहीं दी जा रही तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका किसी चालक के भीतर जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है, और प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को, एक इकाई चार्ज को या आवेश होता है, उसमें चार्ज होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर, तो उसको 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने का काम करता है, वो वोल्टेज करता है, इसको हमको ध्यान रखना है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है और कुछ नहीं है। इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में 2 रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है। तो इसमें ये है आंसर, और ये किस तरह से बनाता है मैं आपको बता दूं। ये यहाँ पर इस तरह से ये वोल्टेज डिवाइडर होता है,
ये इसका सप्लाई स्रोत है, और ये हो गया यहाँ पर वी आउटपुट। वी आउटपुट हो जाएगा, ये R1 है और ये आउटपुट। इनमें से कौन सा वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है? तो ये वोल्टेज डिवाइडर है। एक वोल्टेज मल्टीप्लायर होता है। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह एसी विद्युत शक्ति को कम वोल्टेज से, तो जो कम वोल्टेज एसी होती है उसको उच्च वोल्टेज डीसी में परिवर्तित करता है। ये मतलब वोल्टेज मल्टीप्लायर है, ये एसी विद्युत शक्ति को कम वोल्टेज से उच्च डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। और ये हो गया वोल्टेज डबलर। तो नाम से ही इसका पता चल रहा है, ये डबल वोल्टेज कर देता है। ये इनपुट में जो एसी प्राप्त करता है उसे 2 गुनी डीसी में, मतलब यहाँ से एसी पैदा करेगा उसको 2 गुनी डीसी में ये कर देगा। और ये आपका है वो एसी जो विद्युत शक्ति है उस कम वोल्टेज की है उसको बढ़ा देता है, उच्च वोल्टेज में कर देता है, ये डबल कर देता है। इसके बाद में वोल्टेज फॉलोअर है। यह डीसी परिपथ में जैसे आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर होता है उसी की तरह होता है। ये डीसी परिपथ में आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर की तरह होता है। और इसको बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं, आइसोलेशन एम्पलीफायर भी कहते हैं इस आपको वोल्टेज फॉलोअर को। तो वोल्टेज रेगुलेटर आप जानते हैं, जो वोल्टेज को स्थिर रखता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ये परमाणु है कॉपर का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ये तो आपको पता ही है, 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर के में। और कॉपर का जो होता है इसमें डी सही है, कॉपर में होते हैं। अब बात आती है 16 किस में होते हैं? तो ये सल्फर में होते हैं, सल्फर में होते हैं। और ये 4 की बात कर रहा है तो ये बेरिलियम में होते हैं। बेरिलियम में 4 होते हैं और 22 होते हैं टाइटेनियम में। ये इसका टाइटेनियम में होते हैं 22, और 34 किस में होते हैं? हाँ 34 होते हैं सेलेनियम में। सेलेनियम में 34 होते हैं। और क्या रह गया आपका? ये कॉपर हो ही गया, कॉपर में 29 हो गए, और ये 16 सल्फर में हो गए, सेलेनियम में 34 हो गए, और ये बेरिलियम में 4 हो गए, और टाइटेनियम में 22 हो गए। तो ये होते हैं। और भी होते हैं आपके, जैसे आयरन में आप लिख लो, आयरन में 26, आयरन इसको Fe से करते हैं। गोल्ड का भी पूछ लेता है। गोल्ड में आपके होते हैं 79। और सिल्वर चांदी में होते हैं आपके 47। एल्यूमिनियम मुख्यतः, एल्यूमिनियम का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 13 होते हैं। हाइड्रोजन में 1 होता है और ऑक्सीजन में 8 होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है? तो निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलता है आपका चॉपर। देखो रेक्टिफायर क्या काम करता है? एसी को डीसी में बदलता है, और इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। साइको कन्वर्टर की बात करते हैं हम। तो साइको कन्वर्टर जो है, साइको कन्वर्टर का काम क्या है? साइको कन्वर्टर का काम है, हाँ ये फ्रिक्वेंसी परिवर्तित करता है। एक एसी को एक फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी अधिक, मतलब फ्रिक्वेंसी परिवर्तित करता है, कम फ्रिक्वेंसी की परिवर्तन करता है ये। और क्या रह गया? इन्वर्टर हो गया, साइक्लो कन्वर्टर हो गया, रेक्टिफायर। हाँ चॉपर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका एसी चॉपर और एक होता है डीसी चॉपर। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एसी चॉपर जो होता है वो क्या करता है, पहले डीसी जो निम्न वोल्टेज को एसी में परिवर्तित करता है, उसके बाद में एसी वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार स्टेप अप करता है,
और फिर उसको डायोडों के द्वारा डीसी में परिवर्तित का है एसी चॉपर। और जो डीसी चॉपर होता है ये फिक्स जो आपके डीसी वोल्टेज होता है उसको सम एडजस्टेबल डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये दो प्रकार के आपके हो गए। एक क्या नाम है चॉपर, इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीआर की बात करें तो ये है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये भी सही है। इसमें एससीआर होता है आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और एससीआर के अंदर ये होते हैं 4 परत, 1 2 3 4, ज़्यादा हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, काट देते हैं। ये 1 2 3 और 4। एससीआर के अंदर 4 परतें हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 1 2 और 3। इस तरह से होता है ये एससीआर जो होता है आपका। पी एन 4 परत हो गई, एक सॉरी 3 4 परत और 3 जंक्शन, 1 जंक्शन 2 जंक्शन और 3 जंक्शन। तो इसका गेट होता है, गेट लगा देते हैं पी के ऊपर, यहाँ पर गेट प्रचालित युक्ति है ये हो जाएगा गेट। इसमें जब प्लस दे देते हैं तो ये चालू हो जाता है, ए प्लस, और ये हो गया के। इसका कैथोड हो गया, इसका एनोड हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एससीआर में खाली जगह पीएन जंक्शन होते हैं, तो अभी इसमें बताया 3 पीएन जंक्शन होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कह रहा है नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है। तो ये है आपका एन चैनल, ये आ गया आपका एन चैनल मोसफेट है ये आंसर बिल्कुल सही है। अभी पी चैनल और बना के देखते हैं। पी चैनल में ये तीर है जो आपका ये विपरीत साइड में हो जाएगा, ये तीर है यहाँ से, ये विपरीत साइड में हो जाएगा। बना के देख लेते हैं, इससे बन जाएगा क्या। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो नीचे ले लेंगे इधर, ये एक निकल जाएगा, उसमें से कैसे रहेगा। ये आपका यहाँ से इस तरह से निकल, इधर से जी, और ये इसमें एक ये जुड़ जाएगा, ये इस तरह से आपका बन जाएगा। ये इस तरह से ये हो गया आपका पी चैनल मोसफेट, पी चैनल मोसफेट। मोसफेट क्या होता है, मोसफेट का आप फुल फॉर्म देख लो, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कितना बड़ा नाम है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये पी चैनल हो गया आपका, और ये एन चैनल हो गया। बीजेटी, बीजेटी को तो आप जानते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांसफर, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन पीएनपी, तो होता है इस तरह से।
ये हो गया और ये इसका ये हो गया। इस तरह से होता है ये इसका। मीटर, ये कलेक्टर और ये बेस। और इसमें अगर ये तीर बाहर की तरफ हो जाएगा तो ये हो गया आपका पीएनपी, एन अंदर तीर अंदर, पीएनपी और एनपीएन होता है, वो भी होता है उसका ये तीर बाहर की तरफ हो जाता है। ये तो बीजेटी हो गया। तीसरा का आईजीबीटी। आईजीबीटी देख लेते हैं भाई। आईजीबीटी इस तरह से होता है, इसको निकाल के इधर ये आपका आई होता है इस तरह से। ये आ गया इधर से ये, और एक ये गेट आ जाएगा। आईजीबीटी हो जाएगा। आईजीबीटी में ये गेट हो गया और ये कलेक्टर हो गया और ये मीटर होता है। इस तरह से इसका इतना इतना ही डिफरेंस होता है, ये अलग होता है। ये जगह आईजीबीटी हो गया। आईजीबीटी फुल फॉर्म में देख लेते हैं। इंसुलेटेड इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब क्या हो रह गया, बैरक्टर। बैरक्टर आपका इस तरह से होता है। ये हो गया यहाँ से, ये आपका कैथोड हो गया और ये आपके एनोड हो गया। ये बैरक्टर का इस तरह से पैरेलल में अगर कैपेसिटर होए तो उसको इस तरह से ही बनाते हैं। पैरेलल कैपेसिटर का है ये इस तरह से। पैरेलल में कैपेसिटर होता है तो बनाते हैं। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इसमें लगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैरक्टर डायोड इस तरह से होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो मोसफेट होते हैं वो इस तरह के और होते हैं। ये देख लो आप थोड़े से, तरह से भी मोसफेट होते हैं। यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया, और इनके अलावा भी मोसफेट जो होते हैं उनको भी आपको थोड़ा नज़रों में रहे। इसका सिंबल ऐसे भी होता है जो आपकी निम्मी की बुक में दे रखा है। ये तो है ही, निम्मी की बुक में जो दे रखा है इस तरह से भी मोसफेट आपका होता है तेरा। और एक इसमें ये एरो इधर लग जाएगा और वही ये गेट हो गया और ये आपका सोर्स हो गया और ये ड्रेन हो गया। ठीक है। इस तरह का भी आपका मोसफेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग तो नहीं किया जाता। 3 फेज 4 वायर होता है। असंतुलित के लिए होता है। असंतुलित, असंतुलित वायर के लिए। वही संतुलित तो होगा ही, असंतुलित के हो गया तो। और ये हो गया 3 फेज 3 वायर। ये हो गया आपका संतुलित असंतुलित दोनों। 3 तार जो सिस्टम है उसके लिए, 3 वायर सिस्टम में संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए। संतुलित व असंतुलित। और एक हो गया आपका 1 फेज 3 वायर सिस्टम। 1 फेज 3 वायर सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है? ये हो गया आपका लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। क्या ना समझ? तीन, 1 फेज में 3 वायर सिस्टम। 1 फेज 4 वायर ये नहीं है, ये कोई वायर नहीं है। 2 फेज 3 वायर भी है। 2 फेज 3 वायर आपका होता है हीटर में, हीटर के लिए प्रयोग करते हैं ना। इस तरह से परपति बना के आपको बता देता हूँ। ये आपका
ये हो गया, ये यहाँ से ले लो और तो यह तो इन दोनों वोल्ट था, इनकी दोनों की वोल्ट था ले लो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ से मतलब दो फेज भी ले लो और एक फेज एक न्यूट्रल भी ले लो। ये तीन वायर, दो फेज तीन वायर सिस्टम है, इसमें न्यूट्रल भी आ गया यहाँ, ठीक है। न्यूट्रल है एक फेज और ये दूसरा, दोनों में से ले सकते हैं सप्लाई और इधर से भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें ये नहीं है एक फेज, वो तो उत्तर दे ही रखा है। एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट संवहन करता है किस नाम से जाना जाता है? तो एसी चालक, ये आपको कोई एसी चालक का एरिया है। इसमें क्या होता है, हमारी प्रत्यावर्ती किसी चालक में प्रवाहित होती है, इस तरह से चलती है उसमें। अगर सिंगल चालक है तो उसका तो ये चालक और उसमें डीसी दे दिया हमने, तो डीसी तो सीधी जाएगी और फ्लक्स एक बार जाएंगे और एक बार, बस इस तरह रहेगा उसका एरिया। तो लेकिन ये क्या है, जीरो फिर उच्चतम फिर जीरो फिर उच्चतम, तो इसमें मतलब फ्लक्स कटेंगे एसी में। तो फ्लक्स जब इस जगह पर एक बार में ऊपर जा रही है, मतलब इधर जा रही है तो भी इधर जा रही है और इधर जा रही है तो भी इधर जा रही है, मतलब बीच में जो होता है एक्स का मान बहुत अधिक होता है। इस प्रतिघात का अधिक होने के कारण, इसके अंदर सेंटर में प्रतिघात अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह यहाँ पर ज्यादा प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम कहते इसी प्रभाव को कहते हैं स्किन इफेक्ट प्रभाव। स्किन करंट ये कह रहे हैं ना, सतह सतह पर, इसके यहाँ पर सतह पर अधिक जो करंट है वो संवहन करता है, वो किस नाम से जाना जाता है? वो स्किन इफेक्ट से के नाम से जाना जाता है। और इसका मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ये बढ़ता है, कंडक्टर का डायमीटर जो बढ़ता है तब भी ये बढ़ता है, पतले चालक में कम होता है, इसलिए पतले चालक उपयोग किए जाते हैं। कई चालक एक साथ इसीलिए प्रयोग किए जाते हैं, आपने बड़ी बड़ी एसटी लाइनों पर देखा होगा कई चालकों को एक साथ प्रयोग किया जाता है। सॉलिड चालक की तुलना में स्टैंडर्ड जो चालक होते हैं, जो गुथे हुए होते हैं कई चालक एक साथ, उनमें ये कम होता है, मतलब अनेक चालकों वाले में ये कम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, इसमें एक क्या दे रखा है, कोरोना और बीमारी है। कोरोना जो है ये तो आपको पता है, जो ब्लू कलर की लाइन हो जाती है क्या, एयर को विभंग कर देती है हमारी एसी, उसके कारण नमी के टाइम पे ये ज़्यादा होता है। जब ट्रांसमिशन जो लाइन है, अधिक वोल्टेज हम एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, तो उसके क्या बड़ी जो एसटी लाइन है, बड़ी एसटी लाइनों में से ये जा रही है लाइन बड़ी, इसमें क्या यहाँ इधर 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 वॉयलेट रंग की हल्की हल्की सी वो कलर दिखाई देता है रात के, और शोर भी उत्पन्न होता है, तो कोरोना के कारण होता है। ये क्या है कि उसमें उसको वायु का छेदन हो जाता है, ब्रेक डाउन कर देती है, इससे आवाज भी आती है इसमें बॉल, और उसी के कारण ये वॉयलेट परत दिखाई देती है। इसका क्या होता है, ये जो बारिश में अधिक होता है, और लाइन वोल्टेज जो होता है अधिक वोल्टता पर अधिक इफेक्ट होता है इसका, कम वोल्टता पर कम होता है। फ्रिक्वेंसी से भी इसका मतलब बढ़ता है ये, तो इसकी जो कम करने की जो वो है, चालक की मोटाई इसका अगर हम बढ़ाएंगे तो इसको कम कर सकते हैं, और दूरी बढ़ाकर कम करने का इसका है, इसका दोनों जो वायर है उनकी दूरी बढ़ा के, और कोरोना रिंग आती हैं उनको भी लगा सकते हैं इसके लिए। तो इसको ये इस तरह का होता है कोरोना इफेक्ट, वॉयलेट जो किरण देखती है उसमें ये एयर को विभंग कर देता है, इसलिए इसकी होती है हाई वोल्टेज पर इसका वो है। आगे का है पारगम्यता, तो पारगम्यता को कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब वो चुंबकीयशीलता, तो ये चुंबक में होती है, इसकी जो इकाई होती है वो हेनरी पर मीटर होती है, अगर आपको याद हो तो। ये कहते हैं संगत विहीनता, संगत विहीनता को कहते हैं अनसेमेट्रिकल फॉल्ट। अनसेमेट्रिकल मतलब असम्मति दोष। असम्मति दोष होता है, देखो जैसे आपकी लाइन है और ग्राउंड से तीन फेज लाइन, तीन फेज जा रहे हैं और वो एक फेज उसमें से ग्राउंड से टच हो गया, तो ये संगत विहीनता दोष में आता है।
असम्मति दो दोष होते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। आपके दो लाइन है आपकी, वो ग्राउंड से टच हो गई एक साथ, तो ये भी संगत विहीनता में आता है, असम्मति भी बोलते हैं इसको। और दो लाइन ग्राउंड से, दो लाइन, लाइन से लाइन मतलब लाइन से लाइन टच हो जाती तो भी वो संगत विहीनता में आता है। और यदि तीनों तार, तीनों जो लाइन है वो भी आपस में अगर टच हो जाती हैं तो भी वो भी संगत विहीन में दोष में आता है। लेकिन अगर तीनों लाइन टूट करके ग्राउंड में आ जाती हैं तो ये संगत विहीनता, असम्मति दोष में आती है, सम्मति दोष में आता है। इसका ध्यान रखना है, तीनों लाइन अगर ग्राउंड से जुड़ जाती हैं तो एक साथ, तो ये सम्मति दोष में आता है। और बाकी ये लाइन टू ग्राउंड, दो लाइन आपस में चली जाती है, तीनों लाइन आपस में हो जाती हैं तो ये आता है संगत विहीनता, असम्मति दोष में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है? पेल्टियर प्रभाव को देख लेते हैं। पहले पेल्टियर प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। देखो इस तरह से ये यहाँ पर कोई दो धातु है, अब इसको हमने कर दिया, इसमें दे दिया आपने सप्लाई। थोड़ा मैं यहाँ से, ये देखो ये दो धातु हैं, इसके अंदर यहाँ पर दे दी ई, ठीक है। तो इसमें एक आपका अगर ये एक मेटल नंबर वन है, ये है मटेरियल और ये दूसरा मटेरियल है बी। जैसे हम इसमें सप्लाई देती है तो अगर अलग अलग मटेरियल है तो एक हो जाएगा इसमें ठंडा और एक हो जाएगा गर्म, ठीक है। एक तो ऊष्मा अवशोषित करेगा और एक गर्म करेगा। इसी को दो, जब दो अलग अलग धातु होंगे तो इसी को कहते हैं पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। अगर इसकी धारा की दिशा को विपरीत कर देंगे तो ये ठंडा वाला गर्म हो जाएगा और गर्म वाला ठंडा हो जाएगा। दूसरा कहता है सीवेग प्रभाव, इसका बिल्कुल उल्टा है। सीवेग प्रभाव इसका बिल्कुल उल्टा है। सीवेग प्रभाव में क्या होता है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें दे भी रखा है कि इसका विपरीत कौन सा है। तो यदि हम इसको ठंडा करेंगे, एक दोनों अलग अलग मटेरियल, इसको ठंडा करें, इसको गर्म करें, तो यहाँ पर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर यहाँ सप्लाई देंगे तो ये ठंडा ये गर्म, और अगर इसको ठंडा इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर ये ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये सीवेग और ये पेल्टियर प्रभाव एक दूसरे के विलोम है। और अगला कह रहा है, ये कौन सा है, हो गया फिर थॉम्सन प्रभाव। थॉम्सन प्रभाव को देखिए आप, थॉम्सन प्रभाव में क्या होता है, इस तरह से कोई आपका मटेरियल है, मान लेते हैं कोई कॉपर वायर है, कॉपर बार, और इसको यहाँ से गर्म कर देते हैं। इसको यहाँ पर गर्म करते हैं और इधर इसमें दे देते हैं सप्लाई। इधर सप्लाई दे देते हैं, बैटरी स्रोत जोड़ देते हैं कोई, ये आप कोई बैटरी स्रोत है, ये मान लो इस तरह से जोड़ देते हैं। सप्लाई इसमें जोड़ दी और ये पार्ट है ए, ये सी और ये बी, ए बी सी, इस तरह से इसको कर लेते हैं। और ये हो गया मान लेते हैं एम, और ये। तो इसमें क्या है, जब धारा हम इसमें प्रवाहित करेंगे, अगर धारा की दिशा ये है, इस तरह से धारा की दिशा है, तो इस जगह तो अवशोषित होगी ऊष्मा और इधर विकसित होगी। ये होता है आपका थॉम्सन प्रभाव। मतलब इधर से इस तरह से धारा प्रवाहित करते हैं, इधर तो होगी अवशोषित और इधर होगी विकसित। अगर इसका विपरीत कर देंगे तो इधर अवशोषित हो जाएगी, अगर धारा की दिशा हम चेंज कर देंगे तो इधर ये अवशोषित हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी इधर, और इधर ये विकसित हो जाएगी। तो इस तरह से थॉम्सन प्रभाव हो जाता है। और ये एंडरसन प्रभाव हो गया, और ये जूल का प्रभाव आप जानते ही हैं, और फैराडे का प्रभाव उसमें होता है, क्या कहते हैं उसको,
फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव है, फिर बैटरी में भी है होता है। तो ये इस तरह से आज 25 क्वेश्चन ही हम हल कर पाएंगे। अगले वीडियो में फिर देखते हैं और क्वेश्चनों को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना।